हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। आज द हिंदू एनालिसिस डेली द हिंदू एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है हमारी परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस सीरीज में आज का न्यूज़पेपर जो कि 26 जुलाई वेडनेसडे का न्यूज़पेपर है इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का डिस्कशन होता है, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ द डे और इसको देखना ज़रूरी होता है हम सब के लिए। क्यों? बिकॉज दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यूपीएससी 2023 एंड 2024 बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। अब इस सीरीज में अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं विच विल बी कवर्ड टुडे इन एडिशन टू द न्यूज़। तो जो न्यूज़ आई हुई है, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू जी ने एक नया आर्ट गैलरी खोला है इनसाइड द राष्ट्रपति भवन, और इज इट द जीएसटी फेक न्यूज़ और द जीएसटी फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशंस, उस पे सीबीआईसी का क्या कहना है और कितना क्या डेटा आया है उसके बारे में, और वेदर इट्स द यूएसए का री एंट्री इनटू द यूनेस्को। सो वी विल बी डीलिंग विद ऑल दोज न्यूज़, and in addition to news we will be dealing with all these topics, that is global internet shutdowns, virtual private networks, biodiversity act, what is मनरेगा actually, what are these art forms which are there in news। तो ये सब चीजें जो है आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में डिस्कस हो जाएंगी। ठीक है, तो सीधे चलते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज। एंड दिस इज समथिंग विच इज ब्रेक थ्रू इन चाइना। रिसेंटली अभी 2 दिन पहले देर वॉज दिस एनएसए मीट in which Mr. Ajit Doval, who is the National Security Advisor of India, and his counterpart, that is the Director of Central Foreign Affairs Commission of the CPI, that is China, they met in Johannesburg, and both the counterparts and both the advisors of the defense, they asserted this thing and they agreed on this thing that yes, the meeting of Pradhan Mantri Modi ji and the Xi Jinping has reached a consensus to restore the bilateral ties. ठीक है, and this consensus was reached there in Bali last year, and this is the first time that either sides have suggested that the meeting and such consensus could be reached. So this can be a breakthrough in our long pending standoff at the LAC, और ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है because such like acceptance and such a movement or such act is very much important when we talk about the international diplomacy। ठीक है, तो लेट्स सी, अगले 1-2 दिन में इस पे आर्टिकल्स आ जाएंगे। कल इस पे एक एडिटोरियल आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल आर्टिकल आएगा एंड परसों इस पे एडिटोरियल आ जाएगा दैट हाउ चाइना एंड इंडिया आर प्रोग्रेसिंग पोस्ट दिस एक्सेप्टेंस ऑफ पोस्ट दिस एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ लिखी है यहाँ पे, ये जो न्यूज़ है इसमें मिस सुहासिनी हैदर, शी इज अ वेल रिटन इंटरनेशनल अफेयर्स ऑथर। तो मोस्ट प्रोबेबली आई एम लाइक एक्सपेक्टिंग एन आर्टिकल और एडिटोरियल फ्रॉम हर टुमारो। ठीक है, तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे इन मोर डिटेल दैट हाउ मच repercussions इट हैज ऑन द अदर स्फीयर्स ऑफ आवर bilateral ties with China। ठीक है, रेस्ट देर वॉज लेस ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज ऑन दीज पेजेस। ठीक है, तो दिस इज द बेनिफिट विच यू आर गेटिंग कि हम पहले ही आपके लिए स्क्रूटनाइज करके रखते हैं कि कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट है और कौन सा न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रयान 3 ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, कम से कम 2 से 3 वीडियोस में हमने चंद्रयान 3 को कंटिन्यूअसली रिवाइज किया था। वंस इट लैंड्स, जब ये लैंड करेगा चांद पे और बहुत ही सक्सेसफुल लैंडिंग होगी, और हम उसके लिए दुआ भी करेंगे सब लोग और प्रार्थना भी करेंगे सब लोग कि यस दिस शुड बी अ सक्सेसफुल लैंडिंग। और अब इसमें अभी ये हुआ है दैट द ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन, व्हाट डज दिस मीन? द ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन, इट मींस द लास्ट स्विंग, द लास्ट स्विंग, और इसके बाद ये सीधा ऑर्बिट पकड़ेगा कौन सा वाला? मून का। देन इट विल रिवॉल्व अराउंड द मून एंड देन इट विल डिसेंड टुवर्ड्स द लैंडिंग। ठीक है, तो द थिंग इज कि यहाँ पे हमें ये समझना है व्हाट इज ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन। तो ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन, it's the ISRO, this Chandrayaan 3, it has completed its final orbit maneuver and earthbound Perig firing,
of the Chandrayaan 3 mission, and now it will go towards the moon, and it was its last swing. ठीक है, तो this slingshot of Chandrayaan 3 towards the moon. So now the next firing, that is the translunar injection, is planned for August 1. 1 अगस्त को ये जाएगा, सीधा ये वाला स्लिंगशॉट लेगा और ये जाएगा कहाँ पे, मून के ऑर्बिट में. देन चंद्रयान 3 कंसिस्ट ऑफ लैंडर, रोवर एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल, और ये सारे मॉड्यूल्स हमने पढ़ लिए हैं. एंड यस, द एक्सपेक्टेड टचडाउन इज ऑन 23 अगस्त 5:47 PM. ठीक है, तो जिस दिन चंद्रयान हमारा सक्सेसफुली लैंड करेगा, उसके बाद वी विल डिस्कस दी चंद्रयान 3 इन डिटेल एंड इट्स ऑब्जर्वेशंस. लैंडर, रोवर जब वहां पे एक 1 ल्यूनर डे कंप्लीट करेगा, तो उसके बाद वहां से क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगे, क्या एक्सपेरिमेंट्स आएंगे, कितना पता चलेगा, सब चीजें डिस्कस होंगी इसी डिस्कशन में. और कुछ करने का जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स में, अगर आप इस डिस्कशन को अच्छे से फॉलो करते हैं, प्लस अगर आप इस डिस्कशन के साथ साथ इसके नोट्स बना लेते हैं. ठीक है, तब आपको कोई मैगजीन पढ़ने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है. एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर. डन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, द लीड एडिटोरियल टुडे. दिस लीड एडिटोरियल अगर आपको याद होगा तो कल हमने ये वाला बिल डिस्कस किया था, that how the gig workers are struggling, and Rajasthan government has been the first, and according to authors of this editorial, it's the first in the world that such social security uh, bill has been passed by any such legislature. So the Rajasthan Platform Based Gig Workers Registration and Welfare Act 2023, हमने इस एक्ट के ऑलरेडी प्रोविजंस पढ़ लिए हैं, दैट इट्स अबाउट टू सेट अप अ वेलफेयर बोर्ड. ठीक है, सबसे पहली चीज है वेलफेयर बोर्ड एंड वेलफेयर फंड एंड अ सेस. ठीक है, और ये तीनों चीजें क्यों करेंगे? जस्ट टू इंश्योर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ द गिग वर्कर्स. सो द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जो दोनों ऑथर हैं, दे आर सोशल एक्टिविस्ट्स, and most probably according to the article I have seen that they are a bit socialistic in their ideology. ठीक है, like a pro laborer movement and pro laborers. So the workers of the world, this is a quote which is associated to Marx, and Marx says that workers of the world unite, you have nothing to lose except the chains. So this quote was is given by Marx, and Marx says that there should be a proletariat class revolution against the bourgeois class. ठीक है, तो that is something which is totally different, but yes, the workers of the world will be benefited by this act. ठीक है, तो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड इज द टर्म जो इन्हें यूज की है, इट्स रेलेवेंट टू मार्क्स. मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट एक्चुअली इज गिग? गिग वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर दोज म्यूजिशियंस who performed for such short time durations performances, और उनको गिग बोलते थे. Then the author says that how gig economy has has changed, and how gig economy has worked on the minute contractualization of the work, जिसमें एम्प्लॉयर के पास बस इतना लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उसको उस टाइम पीरियड का पैसा दे दे, उसका पेमेंट कर दे उस वर्कर का, और उसके बाद उसको छोड़ दे. नो सोशल बेनिफिट्स एंड ऑल. तो नाउ द थिंग इज कि दे गिव अस अ केस स्टडी ऑफ हमल मॉडल. व्हाट इज हमल और व्हाट इज हमाल मॉडल? हमाल मॉडल, दिस इज अराउंड 60 years ago which was there in Maharashtra. और उसके बाद दी लेबरर्स देयर हु वेर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ये लोग कौन थे? ये बस ऐसा काम करते थे कि दे यूज टू कैरी सैक्स. ठीक है, भोरी उठाने का काम करते थे. ठीक है, जिनको भोरीवाल भी बोलते थे. ठीक है, और पल्लेदार भी बोलते हैं, है ना, दिल्ली में पल्लेदार बोलते हैं.
तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो बस ये सामान एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख देते थे अपने सर पे, कंधे पे। दीज वर दोज टाइप ऑफ वर्कर्स, दोज टाइप ऑफ लेबरर्स। 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए में ये एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते थे। नाउ द थिंग इज कि अब इस टाइम पे इन लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया। क्यों? बिकॉज व्हाट वाज देयर लाइफ रूटीन वाज कि मजदूरी करेंगे जब तक जान है, जान खत्म हो गई वापस जाएंगे अपने गांव, वहां पे बैठ के बस दे विल डाई, दैट्स ऑल ऑफ देयर लाइफ, एंड दे विल फॉल बैक एंड दे विल फेड अवे। ठीक है, और उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं था। एंड देन दे फॉर्म्ड अ यूनियन विच वाज कॉल्ड हमाल पंचायत। एंड करंटली अगर आप देखो तो ये इतना स्ट्रांग हो गया है ये हमल, दैट दे हैव देयर ओन, they have their own banks, they have their own flats, they have their own housing scheme, schools, and the piece rate wage system which has changed in this Hamal Panchayat के द्वारा जो इनने फिर change लाया, and they used to impose levy on every sack carried with the board। ठीक है, तो एक्चुअल में बनाया क्या, मथाड़ी बोर्ड बनाया। ठीक है, मठाड़ी बोर्ड जिसको बोलते थे। और यहाँ पे हर एक वर्कर को रजिस्टर कराया, हर एक मर्चेंट को रजिस्टर कराया, हु यूज द लेबर, लेबर ऑफ द हमाल। एवरी मंथ शॉपकीपर से पैसा लिया जाता था, वो एक फंड में जमा किया जाता था। उसके बाद उस फंड में से ग्रेट्युटी, हेल्थ बेनिफिट, एजुकेशन बेनिफिट्स, एवरीथिंग वाज गिवन टू दीज लेबरर्स। और उनके बाद पोस्ट वर्क, और जब वो रिटायर हो जाते थे, इस काम से जान नहीं बचती, तो उसके बाद भी उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स रहते। ठीक है, तो दिस इज अ केस स्टडी जो ये ऑथर देता है। ठीक है, it also says that the tripartite board with the representation from union, employers and government arrived at a settled and a reasonably harmonious formal platform of collective deliberation, negotiation and bargaining। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बोल रहा है कि जब इसके बाद इस यूनियन में स्ट्रेंथ आती है, ठीक है, एक लेबर यूनियन में जब स्ट्रेंथ आती है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंसेंसस होता है, डिलिब्रेशंस होती है विद द यूनियंस, एंड एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर जब ये यूनियन बन जाता है। तो दैट इज द पावर ऑफ द यूनियन। हाउएवर ये ऑथर दो एक कंपैरिजन देते हैं कि हाउ दिस कार्टेल सिस्टम ऑफ एम्प्लॉयर्स, ठीक है, दैट इज कि जो भी ये एम्प्लॉयर्स हैं जिनके पास ये फ्रीलांस वाला वर्क है, चाहे वो ओला हो, वो उबर हो, वो जोमेटो हो, वो फाइवर हो, वो अपवर्क हो, वो इंटरमीडियरी हो, या वो सर्विस या वो एम्प्लॉयर हो, तो हर एक जो इनमें से है, दे हैव दिस कार्टेल सिस्टम। लाइक एक्चुअली कार्टेल सिस्टम इंडिया में बैन है, बट व्हाई इज ही टर्मिंग देयर द यूनिटी ऑफ दीज work providers as cartel? Because he says that everyone is sharing same type of feeling, that is no responsibility। ठीक है, तो जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है किसी भी चीज की, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ये लिखते हैं कि अगर ये जो यहाँ पे एम्प्लॉई है फॉर अ टेम्पररी पीरियड, 2 घंटे 3 घंटे के लिए जो उसको जॉब मिलती है, उस जॉब पे भी उसको कमीशन देना पड़ता है। और अगर उसने कोई गलती कर दी तो ही विल रिसीव अ डिजिटल डिसमिसल और डिजिटल पनिशमेंट उसको मिल जाएगा। देन दिस एम्प्लॉई कंपनी क्लेम्स नॉट टू एम्प्लॉय द वर्कर। इसको एम्प्लॉय भी नहीं बोलते हैं, बट इसको क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। एंड सच पार्टनर, देर आर नो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेजेस, ना उनकी वर्किंग कंडीशंस, ना उनका सोशल सिक्योरिटी, कोई भी कंडीशन का कुछ नहीं। तो नाउ द थिंग इज द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर ऑफ दिस एम्प्लॉयर शुड हैव बीन कि एक तो ये इन वर्कर्स का डिग्निटी मेंटेन करके रखे, दूसरा फेयर वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करे। बट उसमें भी द प्रॉब्लम इज कि उनका जो एल्गोरिदम है वो किसी और तरीके में काम करता है। तो दैट इज समथिंग विच इज टोटली बियॉन्ड। तो नाउ राजस्थान का जो लॉ है, दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, एंड even the aggregators could not refuse this thing, that there was a demand from civil society and the infant unions जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं अभी, किसको, राजस्थान को। नाउ अब इसमें होगा क्या, देर विल बी अ वेलफेयर बोर्ड, जैसे मैंने बोला, देर विल बी अ वेलफेयर फंड, एंड देर विल बी a cess which will be collected out of all of that, out of all the transactions which are done by the intermediaries and these platform workers।
ठीक है, और वो सेस कलेक्ट करके इस फंड में जाएगा और इस फंड से फिर सोशल बेनिफिट स्कीम्स मिल बनेंगे इन वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल इन दिस एडिटोरियल। हाँ, provided to their ideology, and sometimes the authors have here criticized about the capitalistic economy, है ना, and the neoliberal state। तो उधर हमें जीएस के पर्सपेक्टिव से जाने का जरूरत नहीं है उतना ज्यादा। ठीक है, बस दैट्स इट फॉर दिस एडिटोरियल। तो देयर केम अनदर एडिटो दिस ये आर्टिकल अबाउट दी CHIS। ठीक है, कल की न्यूज थी दैट ICMR हैज रिलीज्ड दिस पेपर। ठीक है, जिसका नाम है दैट कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज, एंड दिस पेपर और द कंसेंसस पॉलिसी स्टेटमेंट जो ICMR ने रिलीज किया है बायोएथिक्स यूनिट ने, एंड इट सेज दैट इट आस्क्स फॉर पब्लिक कमेंट्स कि क्या लगता है पब्लिक को, क्या लगता है सिविल सोसाइटी को व्हेन इट कम्स टू अ ह्यूमन चैलेंज, दैट इज द हेल्दी वॉलंटियर्स, हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स। ठीक है, जो खुद इंसान जाए, जो हेल्दी हो और जाए और बोले कि मुझे एक्सपोज कर दो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से। ठीक है, कि आई वांट टू हैव दैट इन्फेक्शन सो दैट आप मुझ पे स्टडी कर पाओ कि इन्फेक्शन होने के बाद क्या होता है। ठीक है, तो दी healthy human or healthy volunteer will be observed in a highly controlled and monitored in an environment जहाँ पे उस पे चेक रखा जाएगा कि इसको जब इस मच्छर ने काटा, चाहे वो मच्छर डेंगू का हो, वो मच्छर जापानीज एन्सेफेलाइटिस का हो, वो मच्छर किसी और चीज का हो, ठीक है, एडिस इजिप्टी मच्छर, ठीक है, मस्कीटो, वो जब उस इंसान को काटे तो उसके बाद उस इंसान में क्या क्या चेंजेस आएंगी, कितना फीवर होगा, कब फीवर कम होगा, कब फीवर ज्यादा होगा, और जो दवाइयाँ बन रही है उन दवाइयों से उस पर क्या असर पड़ेगा। ये चीज हमने कल भी डिस्कस की थी। ठीक है, तो दैट इज दी CHIS। ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। अब ये स्टडीज कहाँ कहाँ पे हुई है, इससे पहले अगर आप देखो तो येलो फीवर स्टडी भी हुआ था 1900s में, और उसमें भी ऐसा हेल्दी ह्यूमन ट्रायल्स हुए थे। हेल्दी ह्यूमन इन्फेक्शन, हेल्दी ह्यूमन इन्फेक्शन, दिस वॉलंटियर्स ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज हुई थी उस टाइम पे भी। तो उसके बाद देर आर सम प्रूवन ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट, जो इस जब इनको इन्फेक्ट किया जाता है उसके बाद इनको दी जाती है, ताकि उन ड्रग्स का असर देखा जाए कि कैसा असर करती है। उसके बाद इन द लास्ट 50 years ये स्टडीज कहाँ कहाँ पे हुई है अगर आप देखो तो कॉलरा में ये स्टडी हुआ, इंपीरियल कॉलेज लंदन में ये स्टडी हुआ फॉर 36 वॉलंटियर्स, एंड देर आर केसेस जब कोविड के टाइम पे SARS-CoV-2 इन्फेक्शन हो रहा था तो उस टाइम पे भी ऐसा हुआ। नाउ द एथिकल चैलेंजेस विच कल भी हमने ये मैंने ऐसे ही आपको बोल दिए थे दैट देर आर सम एथिकल चैलेंजेस अबाउट दिस, देर आर सम एथिकल चैलेंजेस अबाउट दिस एक्ट, एंड अगर ये चीज अलाउ की जाती है इंडिया में तो दिस इज द फर्स्ट सच स्टेप वेयर इंडिया हैज अलाउड द ह्यूमन ट्रायल्स। ठीक है, और ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स और द हेल्दी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। तो अब इसमें एथिकल इशू ये है दैट देर आर मैसिव मिस यूज के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्लस देर कैन बी रेपरकशंस विच आर सिवियर, प्लस ये यहाँ पे अगर आप देखो तो गरीबी है, स्लम्स है, वहां से हम ये जो जितनी भी हमारी कंपनीज हैं जो हाई लेवल पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है फॉर सच न्यू डिजीजेस एंड नए नए ट्रीटमेंट्स फॉर द ओल्ड डिजीज लाइक TB, कॉलरा, मलेरिया, अब इन सब चीजों पे रिसर्च चल रहा है। और इन सब चीजों पे रिसर्च जो अभी ये हेल्दी ह्यूमन ट्रायल्स हैं, इनमें दो तरीके का रिसर्च हो सकता है। एक है कि कोई डिजीज आ चुकी है और उसका ट्रीटमेंट नहीं है, तब करना, और दूसरा है कि नए नए ट्रीटमेंट निकालना उन डिजीजेस के जो ऑलरेडी है। तो एक्चुअल में जो ये रिसर्च होता है किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना ठीक है, अगर किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट करना है और उस पर रिसर्च चल रहा है ना, तो रिसर्च या किसी ड्रग का ट्रायल करना है तो इट्स अबाउट 3 क्लिनिकल ट्रायल्स, है ना, 3 क्लिनिकल ट्रायल्स होती है। और 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो है दिस इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि एक का रिजल्ट आएगा फिर दूसरा फिर थर्ड, और उसके बाद अप्रूवल मिलता है।
फॉर थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स का अप्रूवल सेकंड के बाद मिलता है। एंड नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है दैट दे विल गिव मॉनेटरी बेनिफिट्स टू दोज हु विल पार्टिसिपेट इन दीज। और अगर यहाँ पे उनने तेज कर दिया, दैट इज द फेज 2, है ना, अगर उनने यहाँ पे अपना जो एक्सपेरिमेंट है या जो अपना स्टडी है ऑन दी हेल्दी ह्यूमंस वो तेज कर दिया, तो दैट विल सेट द कंपनी अहेड ऑफ ऑल ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स, ताकि उनके रिजल्ट जल्दी आ जाए, उनका ड्रग जल्दी बन जाए और उनके ड्रग को पेटेंट जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो जस्ट फॉर दो दैट मॉनेटरी डायमेंशन दे विल पे सम अमाउंट टू दोज पुअर पीपल जो हेल्दी होते हैं एंड दे आर रेडी फॉर सच रिस्क्स इवन इफ इट कम्स टू देयर लाइफ बिकॉज दे हैव सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वहां पे जो एथिकल इशू आएगा बिटवीन दी कंपनीज and the poor people, and sometimes this involves the law enforcement agencies later also, तो वो सब चीजें यहाँ पे होंगी। that will be the ethical issue which is about to which is related to this। ठीक है, तो now the thing is कि ये ethical issues जो हैं, how the author suggests is that कि CHIS should be limited to only study the novel microbes and the diseases, जो नई diseases आए, जो novel microbes हो, जो बिल्कुल नए हो, and we should limit the medical intervention। ठीक है, मेडिकल इंटरवेंशन को लिमिट करना चाहिए। एंड इंडिया शुड वेट till the scientists gain expertise and robust institutional structures and mechanisms are in place, so that कि अगर हम यहाँ पे कुछ कर भी रहे हैं, this should be in a gradual process। ठीक है, ग्रेजुअल एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम हर एक चीज को अलाउ कर दे, CHIS को पूरा तरीके से अलाउ कर दे और उसके बाद होगा ये दैट वी विल फेस द मिसयूज एंड ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस। ठीक है, देन कम्स द डेंजरस ओवरहॉल। कल हमने इस चीज पे डिस्कशन किया था, विच इज इसराइल हैज पास्ड दिस बिल। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट ऑफ इसराइल, और they have passed this bill in which there will be the powers of Supreme Court to hold any government action as unreasonable। ठीक है, वहां के सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो किसी भी गवर्नमेंट एक्शन को रिव्यू करने के बाद ये डिक्लेयर कर दे कि दिस एक्शन और दिस एक्ट और दिस लॉ ऑफ द गवर्नमेंट इज अनरीजनेबल। और ये वाला पावर या जुडिशियल रिव्यू वाला पावर जो हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में समझ सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू वाला पावर इजराइल के पार्लियामेंट ने जुडिशरी से ले लिया वापस। एंड इसी चीज पे अभी बिकॉज द गवर्नमेंट देयर इज ऑफ फार राइट पार्टीज, ठीक है, एंड दीज फार राइट पार्टीज एक्चुअली ट्राई टू ब्रिंग द जुडिशरी which had the only powerful constitutional check on the government under government's control। तो अब ये चाहते हैं कि जुडिशरी भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए, एंड दिस विल चेंज द नेचर ऑफ द स्टेट। अब इससे क्या होगा, इससे स्टेट का नेचर चेंज हो जाएगा और द ओनली डेमोक्रेसी इन मिडल ईस्ट विल चेंज इनटू अ थियोक्रेसी। ठीक है, तो अब ये चेंज होके थियोक्रेसी बन जाएगी, एंड दैट टू एन अथॉरिटेरियन थियोक्रेसी। ठीक है, और ये क्रिटिसिज्म हो रहा है यहाँ पे, और ये क्रिटिसिज्म वहाँ का एडुकेटेड क्लास कर रहा है, वहाँ के सिटीजन्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसी चीज पे, एंड द फार राइट पार्टीज और द फार राइट गवर्नमेंट इज ऑलरेडी ऑन द मूव। और अगर आप वहाँ के मिनिस्टर्स की बात सुनो तो वो ये है दैट द मिनिस्टर्स वांट मोर ज्यूइश सेटलमेंट्स। ठीक है, इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज एंड अ क्रैकडाउन ऑन द डिसलॉयल अरब माइनॉरिटी ऑफ द ज्यूइश स्टेट। तो जहां इसराइल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत टाइम से, दैट इज इसराइल वर्सेस पैलेस्टीन। ठीक है, और दी हमास जो वहां पे ग्रुप है, एक्टिव है, तो वो सब चीजें हैं। बट द थिंग इज यहाँ पे जो पॉलिटिक्स ऑफ लेजिस्लेशन हो रही है, ठीक है, कि कौन सा लॉ लेके आए, और उससे स्टेट का नेचर चेंज हो रहा है, उससे डेमोक्रेसी इज अंडर चैलेंज। ठीक है, तो दिस इज अ बिगेस्ट चैलेंज टू द डेमोक्रेसी इन 21st सेंचुरी। ठीक है, तो द इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी कुड बी अ क्वेश्चन विच वी कैन फ्रेम आउट ऑफ दिस। ठीक है, तो अगर आपको इसका
आंसर लिख सकते हो आप इसका, इस क्वेश्चन का। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये आंसर लिखो। क्वेश्चन विल बी दैट 21st century. Democracy has witnessed its growth in 20th century, but a declining trend is visible in the 21st century. ठीक है, but a declining trend is visible in the 21st century. ठीक है, comment. डन। इस क्वेश्चन को आपको मिलेंगे 150 वर्ड्स और 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 9031036712 वाले नंबर पे भेज दीजिए और ये क्वेश्चन मैं चेक करके आपको वापस रिवर्ट बैक करूंगा। ठीक है, डन। तो मूविंग अहेड टू द चाइल्ड लॉ एंड कॉन्सेंशुअल सेक्स। तो दिस इज एन आर्टिकल रिटन बाय रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर और द आईपीएस आर के विजय। नाउ द थिंग इज कि इन्होंने पॉक्सो को थोड़ा बहुत यहाँ पे हाईलाइट किया है, दैट व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ द पॉक्सो, एंड इन्होंने एक केस स्टडी प्रोवाइड की है और इनने एक कंपैरेटिव एनालिसिस प्रोवाइड किया है about the three high court judgments, ठीक है, in which he says that in the last 1 month 3 different high courts have either quashed the FIRs of the pending criminal proceedings or acquitted the persons under the POCSO। कहते हैं कि जो भी अभी तक पिछले 2 महीने में या पिछले 1 महीने में 3 हाई कोर्ट्स ने 3 केसेस को क्वैश कर दिया, ठीक है, उनके एफआईआर्स को क्वैश कर दिया या जो उनकी पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी उनको हटा दिया। तो दिस इज समथिंग विच ही इज not challenging, not criticizing, but he is highlighting that this may add up to the uh, actually overburdened police administration. And then he compares the POCSO with the analogy which can be drawn from the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989। अब ये इन दो एक्ट्स को थोड़ा बहुत कंपेयर करता है, एंड देन द ऑथर टॉक्स अबाउट द एज ऑफ एक्चुअली द चाइल्ड। ठीक है, नाउ देन ही से द ऑथर सेज दैट एक्चुअल में द हाई कोर्ट्स हैव गिवन the permissions or the quashing of FIRs based on a concept that the sex was consensual sex। ठीक है, बट द थिंग इज अगर आप यहाँ पे एक्ट का प्रोविजन देखो तो आईपीसी ऑल्सो और द पॉक्सो says that the acts of penetrative sexual assault committed on children are criminal offenses under POCSO, whereas the purpose of defining the child under POCSO, who is child is under the age of 18 years, जो 18 साल से छोटा हो, well as under IPC section 375 with or without consent, ठीक है, sexual intercourse with or without consent is a rape and if she is under 18 years of age। ठीक है, तो अब ये 18 years of age और यहाँ पे एक हाई कोर्ट का केस था जिसमें 15 years of age था, 17 years of age था, and then there was one more provision, then there was one more case जिसमें और छोटा एज था। ठीक है, तो now the thing is कि he is comparing the two cases and this article is more of a nature कि it's more relevant to those who are studying the law and who are studying the comparative analysis of the law। ठीक है, तो उनके लिए ये important है, not for us, not that much for us, but yes we should revise the notes which we made out of marital rape,
एंड पर्टिकुलरली 375 सेक्शन ऑफ आईपीसी जो हमने इससे पहले पढ़ा है, प्लस इसके साथ साथ आप पॉक्सो एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ये तीनों चीज़ों की प्रोविजंस आप पढ़ लो और इसको समझ लो। लास्ट वीक मैरिटल रेप वाज इन न्यूज़, ठीक है। Missions or the moon missions offer a tough test. Why? Because historically 40% of the moon missions have failed and 60% of the landers have been unsuccessful. But yes, Chandrayaan is going to be a great success for India. We will land very easily because the moon mission has not yet failed. It's yet in its orbit, और मून का ऑर्बिट लेने के बाद it will do a smooth and smoother landing, ठीक है। We hope for that. The projected population of India on July 2023 is 139 in crores, ठीक है। And these facts, I guess, the ones which I highlight here, आप उनको बस नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये फैक्ट्स हमारे काम आ जाएंगे मेंस के आंसर लिखने में, ठीक है। बाकी ये आपको कहीं नहीं पूछे जाएंगे ये फैक्ट्स, बट आपको ये काम आ जाएंगे कहाँ पे, अपने मेंस के आंसर लिखते टाइम। Then comes the Himachal floods. Himachal floods flood was a man-made disaster. Is it a man-made disaster or not? How much is climate change to be blamed, and how much are the anthropogenic reasons? What are the main problems in the developmental model of Himachal Pradesh? और क्या हमें और डैम्स बनाने चाहिए थे, या हमें क्रॉप पैटर्न को चेक करना चाहिए था, या फिर वहां का जो टूरिज्म है उसमें प्रॉब्लम्स थी। तो व्हाट हैज कॉज्ड द हिमाचल फ्लड्स इन 2023? तो अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी इशू होता है, ऐसा कोई इवेंट होता है, तो उस इवेंट में, उस डिजास्टर में तब तक वेट करना चाहिए जब तक वो चीज कंप्लीट ना हो, जब तक उस पर पूरा डेटा ना आया हो। उसको डे वन से फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बीइंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि हमारा टाइम किस पे कितना जा सकता है। नाउ हिमाचल फ्लड्स को एनालाइज करने के लिए द ऑथर हैज डेल्ट विद इट, मतलब बहुत ही कीनली इनने डील किया है इस इशू के साथ। अगर आप यहाँ पे देखो तो उनने पहले बोला 150 डेथ्स हो गई और 10,000 करोड़ का लॉस हो गया। दिस इज आर इंट्रोडक्शन, ठीक है। और क्यों हुआ? टू हाईएस्ट रीजंस आर हाई प्रेसिपिटेशन, अनप्लान्ड डेवलपमेंट। दीज आर द टू मोस्ट प्रोमिनेंट केसेस और टू मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस जो ऑथर हाईलाइट करते हैं, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट्स ही हमारा इंट्रोडक्शन बनेगा क्वेश्चन का। अब वो क्वेश्चन फ्लड्स पे होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर बिहार के फ्लड्स पे होता है ना, तो हम डेटा निकालेंगे बिहार के फ्लड से रिलेटेड, अगर बिहार में फ्लड आया है तो। अगर यही क्वेश्चन दिल्ली फ्लड्स के लिए होगा, ठीक है, तो हम सेम टाइप ऑफ डेटा निकालेंगे दिल्ली फ्लड से रिलेटेड। आज भी यमुना का पानी ऊपर जा रहा है। देयर वाज जो लोग दिल्ली से नहीं है तो उनको बता दें, सुबह सुबह बारिश हो रही है दिल्ली में, एंड पर्टिकुलरली दिल्ली फ्लड्स आर ऑल्सो द रीजन कि हिमाचल में फ्लड्स आए, और उसी लिए वही पानी दिल्ली में आया है, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि दिल्ली में बारिश हो गई तो दिल्ली में फ्लड आ गया, है ना। एक्चुअल में इट वाज हैपनिंग इन हिमाचल प्रदेश, तो वो पानी यहाँ आया। नाउ he talks about, the author talks about the reasons of such floods। तो पहला ये रीजन देते हैं क्लाइमेट चेंज का। तो क्लाइमेट चेंज, हिमाचल और हिमालयाज, आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार हिमालयाज एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया विल बी दी हार्डेस्ट हिट बाय क्लाइमेट चेंज, ये आईपीसीसी की रिपोर्ट लिखती है। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट इन आवर क्वेश्चन, ठीक है। जब हम आंसर लिखेंगे तो दिस विल बी आवर पॉइंट। डन। दिस इज द 6th रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी, ठीक है। 6 रिपोर्ट्स, देर आर सम स्पेशल रिपोर्ट्स ऑल्सो। नाउ जो इस बार का फ्लड है उसके 2 रीजन क्या क्या थे? एक्सेस प्रेसिपिटेशन हुआ। प्रेसिपिटेशन ज्यादा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो साउथ वेस्ट मानसून था और साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी थी, तो दोनों ने मिलकर ज्यादा बारिश लेके आ गए। दीज पॉइंट्स शुड बी नोटेड डाउन। और ऐसे ही आपको बुक्स में से, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप मैगजीन पढ़ते हो, उसमें से बस ऐसे ऐसे पॉइंट्स उठाने हैं। तो यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर कि कौन से पॉइंट्स छोड़ने हैं और कौन से पॉइंट्स उठाने हैं, ठीक है, जो हमें याद रह सकते हैं, जो हमारे आंसर में जा सकते हैं। Then developmental model of Himachal Pradesh is based on Dr. Parmar model, which talks about land reforms and state-led investment in social welfare। और ये स्टेट बना कब था? 1971 में। कब? कौन सा स्टेट? हिमाचल प्रदेश। And a strong emphasis on human resources।
ठीक है, तो 3 चीजों पे ये काम करता है हिमाचल प्रदेश का डेवलपमेंटल मॉडल: स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट, सोशल वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्सेज। हाउएवर लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिस्कल रिफॉर्म्स लिए और माउंटेन स्टेट्स, जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं, उनको बोला फिस्कल मैनेजमेंट खुद से करो और अपने रिसोर्सेज खुद से निकालो। तो देन केम द टाइम व्हेन द हिमालयन स्टेट्स स्टार्टेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ व्हाट, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट्स, वाटर, टूरिज्म, सीमेंट इंडस्ट्री, जितना भी उनके पास मिनरल्स था वो निकाला। जिधर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकता है उधर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना दिया। और दी exploitation of nature, exploitation of ecosystem, exploitation of the fragile most ecosystem of the Himalayas, और one of the world's hottest hotspots। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो वर्ल्ड में there are only 4 hottest hotspots, ठीक है, जिसमें हिमालयाज भी है। डन, तो ये चीज याद रखो, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गया आपको। नाउ इसके बाद क्या है, क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने से, क्या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना गलत है? इज इट रॉन्ग? क्योंकि अगर आप देखो तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तो बनाना ठीक था, बट द प्रॉब्लम हियर इज कि फ्लड क्यों आया? फ्लड इसलिए आया बिकॉज देयर इज अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। और अनकंट्रोल्ड क्यों है ये? because we have this uncontrolled construction has transformed mountain rivers into mere streams। और इससे हुआ क्या है, what we are doing just run of the river dams। और हम ये बता रहे हैं that there is a run of the river dams, but the problem here is कि जो हम रिवर को खोद के टनल बना के या टनल से पानी डाइवर्ट करके उस प्रोजेक्ट तक लेके जाते हैं जहां पे बिजली बन रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक जा रहा है पानी थ्रू टनल्स, उसमें से जितना भी डेब्रिस निकलता है, जितना भी मक निकलता है, जितना भी मटेरियल निकलता है, चाहे वो पत्थर निकले, वो सॉइल निकले, वो जितना भी मटेरियल निकलता है, उस सारे मटेरियल को रिवर बेड पे या दरिया के किनारे डाल के उनको रखा जाता है। नाउ होता क्या है, जो ही ये रिवर बेड पे डाल के रखते हैं, अगली बार जब बारिश होती है, पानी आता है, तो जो दरिया होता है, जो रिवर होता है, उसको जगह नहीं होती है चलने की, एंड उस टाइम पे द वाटर रिटर्न्स टू द कैपेसिटी ऑफ द रिवर एंड देन इट स्टार्ट्स द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, और ऐसे ही हुआ है जब हमने स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए पार्वती रिवर पे, ब्यास पे, सतलुज पे, और लॉन्ग टनल्स विच आर देयर, विच इज कमीशन्ड फॉर सतलुज रिवर। तो ये सारा जो इकोसिस्टम है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आप यहाँ पे रीजन देखो तो रीजन ये नहीं है कि हम इसको यूज कर रहे हैं एज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए। रीजन ये है कि हम जब यूज कर रहे हैं, हम जब बना रहे हैं, तो वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इस चीज को रिवर बेड पे डिस्पोज ऑफ करने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर हम ऐसा कर ही रहे हैं दैट वी आर एक्सकेवेटिंग दी stones or we are excavating the tunnels, we are just diverting the water, तो उस टाइम पे हमें ये भी देखना है कि हम जो वहां से मटेरियल निकाल रहे हैं, जो वहां पे एक्सकेवेशन हो रहा है, उसके बाद उस मटेरियल को डंप कहाँ किया जाए। ठीक है ना, और जब आगे अभी तक इतनी बार हुआ है दैट ये जो डंपिंग है और इररेशनल डंपिंग है, जिसको हम बोल सकते हैं इररेशनल डंपिंग, उससे इतनी बार फ्लड्स आ चुके हैं और हम अभी भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम होने वाला है, नाउ ऑथर हाइलाइट्स हियर कि फ्यूचर में हम और भी 1088 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लाने वाले हैं, जो कमीशन होने वाले हैं, विच विल बी अराउंड 22,640 मेगावाट्स। अभी तक तो बस 10,000 मेगावाट्स हमने बनाए हैं, अभी भी 1,000 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और आने वाले हैं। तो उससे कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा और उससे कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है, ये आप सोच लो। उसके बाद टूरिज्म, टूरिज्म, अगर आपको याद होगा अभी जब दिल्ली में पिछले महीने मई के महीने में, मई नहीं जून के महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी थी, तो शिमला की जो मार्केट थी वो फुल हो गई थी, शिमला की जो सड़कें थी वो ट्रैफिक जाम से भर गई थी, जम्मू एंड कश्मीर जाने वाली सड़कें पूरी तरीके से ब्लॉक थी ट्रैफिक जाम से। क्यों? बिकॉज ऑल द पीपल फ्रॉम द प्लेन्स वेंट टू हिल्स, कि अब हम वहां जाके चिल करेंगे। बट द थिंग इज कि इतना ज्यादा टूरिज्म का लैंडफॉल और हैंड प्रिंट, और जिसको हम बोल सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट, वो लोग छोड़ के जाते हैं,
उस टाइम पे, चाहे वो पोल्यूशन हो, वो टूरिज्म के लिए हमें लेन्स बनानी पड़े, ठीक है, ये जो ट्रैफिक लेन्स बनती है या जो रोड्स बनते हैं, इनको बनाने के लिए जो उस टाइम पे माउंटेन्स को काटा जाता है या इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज होता है, दैट टू इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज अगर आप देखो तो यहाँ पे इट वॉज इजी कि जब आप किसी माउंटेन पे जाने के लिए, ठीक है, यू जस्ट टेरेस इट, है ना, और ऐसे रोड बनती है माउंटेन पे जाने के लिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं होता कि आप इसको पूरी तरीके से काट लो और यहाँ से रोड बना दो सीधे की सीधे, ठीक है, मतलब ऐसे इस माउंटेन को पूरा ऐसे काट दिया और इसकी रोड बना दी ताकि आप इसके पार जा सको, ठीक है, एक साइड से पूरा काट दिया, ठीक है, दैट इज द वर्टिकल कटिंग ऑफ द माउंटेन, ठीक है। जबकि अगर माउंटेन को क्रॉस करना है या माउंटेन के दूसरे साइड से जाना है, रास्ते में माउंटेन पड़ रहा है, तो देन व्हाट वी डू इज कि हम माउंटेन को ऐसे टेरेस कर देते हैं, एक साइड से चढ़े, फिर एक साइड से ऐसे अगली वाली साइड से उतर के देन दी रोड कनेक्ट्स, ठीक है, तो ये वाली रोड ऐसे जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली ऑथर हाईलाइट्स हेयर कि मनाली और शिमला के जो रोड्स हैं दे आर कट वर्टिकली, तो ये नहीं होना चाहिए था। दैट इज व्हाट इज कॉजिंग मैसिव लैंडस्लाइड्स एंड डैमेज टू द एग्जिस्टिंग रोड्स। देन कम्स दी सीमेंट प्लांट्स जो इन्हें अलाउ कर दिया, किन्होंने, हिमाचल गवर्नमेंट ने। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रेवेन्यू प्रॉब्लम्स। और यहाँ पे क्या है, देर इज एक्सटेंसिव कटिंग ऑफ माउंटेन्स इन बिलासपुर, सोलान एंड चंबा विच लीड्स टू फ्लैश फ्लड्स। क्रॉप पैटर्न चेंज हो गया, हमने नॉर्मल क्रॉप से सीरियल फार्मिंग से कैश क्रॉप इकोनॉमी पे शिफ्ट कर लिया है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो वहाँ का हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हो, तो उस पे शिफ्ट कर लिया। अब उस पे शिफ्ट करने से चाहे वो अभी हाइब्रिड फार्मिंग हो या चाहे वो अभी हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो, उस पे शिफ्ट करने से क्या होगा, दीज क्रॉप्स, the transportation of these cash crops is within a short time frame owing to their perishable nature, ठीक है। Now the modern excavators are being employed in construction but without creating proper drains or without designating areas of dumping the dumping the muck. Again the same problem, यहाँ पे जो डंपिंग ऑफ मक है वही डंपिंग ऑफ मक यहाँ भी प्रॉब्लम है। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये रिवर का इकोसिस्टम बर्बाद करके छोड़ रहा है। अब इस सब से बचने का क्या तरीका है, इस सब से बचने का तरीका ये है दैट अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी मस्ट बी इंस्टीट्यूटेड, एक कमीशन बनाया जाए और उसके बाद दिस कमीशन विल ब्रिंग ऑल द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑन वन प्लेटफॉर्म एंड उसके बाद पॉलिसी फ्रेमवर्क फेलियर्स को कंसिडर करके उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स को एक एसओपी बना के उन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए कि इसी एसओपी के अंडर इन प्रोजेक्ट्स पे काम होगा। देन देर आर अदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी कंपनसेटेड, अगर कहीं पे कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो कंपनसेशन होना चाहिए। एंड दिस शुड बी इंश्योर्ड एंड कस्टम द कस्टोडियंस ऑफ द लोकल एंड दिस शुड बी एसेट्स शुड बी इंश्योर्ड एंड एसेट्स को देना चाहिए लोकल कस्टोडियंस को ताकि वो उसकी हिफाजत कर सके सही तरीके से, ठीक है। दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड ऑफ दिस। देन कम्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन वी टॉक अबाउट मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। चलो, ये बैंक है ना, और ये बंदा है, इसको पैसा मिल गया तो ये खुश हो गया, ठीक है। बट ये पैसा आता कहाँ से है, इस बैंक से ये पैसा इसके पास कैसे जाता है, ठीक है। तो आई टेल यू अ सिंपल एग्जांपल एंड हाउ दीज बैंक्स हेल्प अस इन मेकिंग द मनी। अब ये बैंक से आर ऑल द बैंक्स मेकर्स ऑफ द मनी, ठीक है, और मनी मल्टीप्लायर्स। Banks are actually the money multipliers. They do not make the money, but they make the money multiply multiple times. ठीक है। तो क्या करता है एक बैंक, अगर इस बैंक का नाम है ए और एक बंदा है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, इस एक्स के पास 100 रुपए थे, है ना, और ये 100 रुपए लेके बैंक ए के पास गया। जो ए है ये 80 रुपीज का लोन जनरेट करेगा, ठीक है, ₹80 का लोन जनरेट करेगा प्लस 20 रुपीज का ये रिजर्व रखेगा। डन।
₹20 का रिजर्व रखा, ₹80 का लोन जनरेट करके इसने दिया किसको? वाई को। ठीक है, वाई को मिले ₹80, है ना। और ये वाई क्या करेगा काम? ये ₹80 उठा के एक्स ने ए को दिए थे, वाई किसको देगा? वाई देगा बी को। बी भी एक बैंक है ना। बी के पास आ गए ₹80, तो ये ₹60 का लोन जनरेट करेगा, प्लस ₹20 ये रखेगा कहाँ पे? रिजर्व में। सेम विल बी द केस, ये बी जो है ये लोन जनरेट करेगा ₹60 का किसको देगा? जेड को। जेड के पास आ गए ₹60। जेड ₹60 उठा के बैंक सी को दे देगा। सी विल डू व्हाट? सी विल कीप ₹20 in reserve and it will release 40 as loan into the market to XYZ to W। ठीक है, ऐसे करते करते ये जो पैसा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और जो मार्केट में सबसे पहले आरबीआई ने ₹100 दिए थे, है ना, आरबीआई ने प्रिंट करके बस ₹100 निकाले थे, वो ₹100 ऐसे सर्कुलेट होते होते कितना पैसा बन गया? 100, 80 और 60 कितना हुआ? 180 एंड 60, 180, 240, और 60 के बाद 40 और निकलेगा, और 40 के बाद 20 और निकलेगा। दिस विल बी अराउंड 003, ₹300। तो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ बैंक्स वर्किंग एज मल्टीप्लायर्स ऑफ द मनी। ठीक है, तो दिस इज नोन एज मनी मल्टीप्लायर कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि जो आज का एडिटोरियल है वो तब तक समझ नहीं आएगा जब तक ये कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज ना किया जाता। अब हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है, तो अब हमें समझ आएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल रिजर्व बैंकिंग एंड द अदर सॉर्ट ऑफ बैंकिंग दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में प्रॉब्लम्स क्या है, और दोनों में से किसको प्रेफर किया जा सकता है जहां पे ये चीज हो जाए। ठीक है, अब जो ये ₹100 था अभी जो हमने बैंक के पास देखा, इस ₹100 को अगर आप ध्यान से देखते, तो ये जो ₹100 था, क्या ये टाइम डिपॉजिट था या डिमांड डिपॉजिट था? तो ये ₹100 जो था, ये या तो टाइम डिपॉजिट हो सकता था, या तो ये डिमांड डिपॉजिट हो सकता था। ठीक है, या तो टाइम डिपॉजिट होगा या तो डिमांड डिपॉजिट होगा। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है? या तो ये ए या ये एक्स इस ए को जब पैसा दे रहा था, बोलेगा ये पैसा आप 10 साल के लिए रख दो। डिमांड डिपॉजिट होता तो ये सेविंग अकाउंट में रखता और बोलता कि जब तक ये इसमें है करंट अकाउंट में मेरा ₹100 तब तक है, जब भी मुझे जरूरत होगा तब मैं वापस निकाल लूंगा। अब अगर ये डिमांड डिपॉजिट हो गया, है ना, ₹100, और ए ने ₹80 इसमें से लोन दे दिए, तो ए के पास बचा कितना? ₹20। और अगर 2 दिन के बाद ये एक्स वापस आता है ए के पास कि मुझे मेरा ₹100 वापस दो, है ना, तो ए के पास कितना पैसा है? ए के पास तो बस ₹20 है, तो वो ₹100 कहाँ से लेके आएगा? तो ए के पास जो ये ₹20 है, ये इसके कहाँ पे है? ये इसके वॉल्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये इसके पास रिजर्व पड़ा हुआ है इन कैश। इसने ये कैश रखा हुआ है आप अपने पास। जितना भी डिमांड डिपॉजिट आता है उसमें से ये थोड़ा सा अपने पास रिजर्व रखता है, बाकी सारा लोन दे देता है, लेंड आउट कर देता है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व। ठीक है, बट अगर यहीं पे ये चीज टाइम डिपॉजिट होती, दैट इज 10 years का इसका टेन्योर होता, तब ए क्या करता? तब ए ₹20 रिजर्व नहीं रखता, ये 100 का 100 लोन पे दे देता, ये ₹100 का लोन जनरेट करता। ठीक है, और उस पे ये 10 साल में अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लेता, तो इसको ₹100 और बन जाते, है ना। और 10 साल के बाद जब इसको ₹100 और बन जाते, तो तब जाके एक्स इसके पास आता कि मुझे मेरे पैसे दे दो, तो ये इसको ₹100 दे देता, और इंटरेस्ट के हिसाब से खुद के लिए भी ये ₹100 जनरेट करके रख लिया होता, ये अर्न कर लिया होता। दिस इज व्हाट? दिस इज नॉट फ्रैक्शनल, दिस इज फुल रिजर्व। ठीक है, अब ये 100 के ₹100 वापस दे देता। बट अगर आप यहाँ पे देखो, तो इस लोन देने में, इस लेंडिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है अगर ये टाइम डिपॉजिट है। बट अब अगर ये डिमांड डिपॉजिट है और इसमें प्रॉब्लम आ रहा है इस चीज का कि ए के पास पैसा नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं रन ऑन बैंक। ठीक है, और रन ऑफ द बैंक। ठीक है, कि बैंक रन हो गया। ठीक है, और जिसको बोलते हैं बैंक रन।
अब अगर ये बैंक रन हो गया तो इसको बचाने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमिस्ट्स। ठीक है, इकोनॉमिस्ट्स में दो सपोर्टर्स हैं। वन आर दोज हु सपोर्ट दिस fractional reserve money and other fractional reserve banking, and others are there who ask for full reserve banking. They say that अगर ये डिमांड डिपॉजिट में 100 रुपए है तो ये 100 का 100 रुपए आप रिजर्व में डाल दो, इसका लोन मत दो। जीरो लोन्स ऑफ और आउट ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, अगर आपका डिमांड डिपॉजिट है तो आप जीरो लोन दो, उससे ज्यादा लोन मत दो। एंड अगर आप टाइम डिपॉजिट में पैसा ले रहे हो तो टाइम डिपॉजिट में आप 100% लोन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज फुल रिजर्व मनी। ठीक है, टाइम डिपॉजिट में लोन दे दो, डिमांड डिपॉजिट में मत दो। बट देर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्रैक्शनल रिजर्व। फ्रैक्शनल रिजर्व में क्या बोलते हैं कि आप थोड़ा सा पैसा अपने पास रखो, बाकी सारा लोन में दे दो। और इसी से क्या होगा, इससे पैसा बनेगा और पैसा मार्केट में जाके इतना ज्यादा सर्कुलेट होगा, और सर्कुलेट होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, ग्रोथ होगा। ठीक है, बट अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो तो पैसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये सारा पैसा नहीं है, एक्चुअल में पैसा था 100 रुपए बस, उससे ज्यादा पैसा था नहीं। ये चीज पॉसिबल कैसे होती है? ये पॉसिबल होती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस की वजह से। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस मतलब हम हर एक इंसान एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है पैसा। कोई भी इंसान बैंक के पास जाके उनसे डायरेक्ट कैश नहीं मांग लेता। ठीक है, तो कैश विड्रॉल्स जो है वो कम हो गए हैं, और उनके कम होने की वजह से ये रिजर्व कम हो गया है। तो इनको रिजर्व कम रखना पड़ रहा है। रिजर्व कम रखना पड़ रहा है, देखें लैंड मोर। और जितना वो लैंड मोर करेंगे उससे क्या होगा, उससे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन तेज होगा। ठीक है, कि अगर आपने थोड़ा सा भी मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में चेंज लाया तो यहाँ पे इनके पास रिजर्व बढ़ जाएगा, और जितना कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी उतना इनको रिजर्व कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज द होल इशू विच ऑथर हैज डिस्कस्ड इन दिस एडिटोरियल। चलिए वापस एडिटोरियल को दोबारा से देखते हैं। फुल रिजर्व बैंकिंग, वेयर बैंक एक्ट एज द कस्टोडियंस ऑफ कस्टमर्स मनी। कस्टोडियन मतलब क्या है, कि जितना पैसा आपने दिया 100 रुपए, है ना, ये 100 के 100 रुपए अपने वॉलेट में रखेंगे और अपने वॉलेट में रखेंगे, और इसको खर्च नहीं करेंगे, इसको लेंड नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे, इसको अपने पास रखेंगे। और इसको अपने पास रखने के बाद क्या करेंगे, आपसे थोड़ा सा फीस लेंगे, 10%, 5%, 2% के चार्जेस लेंगे। चार्जेस क्यों लेंगे, क्योंकि ये आपके पैसे से पैसा नहीं कमा रहे हैं। So, under the full reserve banking, banks are mandated to hold all the money that they receive as demand deposit from customers in their wallets at all times. हमेशा रखेंगे, और full they hold reserves backing 100% of their liabilities. Why? Because जितना भी इनका liability होगा, liability क्या होता है? Liability is all the deposits of banks. ठीक है, जितना भी बैंक में लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ द बैंक। और जितना इसका लाइबिलिटी है उतना ही ये रिजर्व रखेंगे। लाइबिलिटी विल बी इक्वल्स टू रिजर्व ऑफ बैंक, एंड दिस इज फुल रिजर्व बैंकिंग। ऐसा ही एमसीक्यू आएगा और ऐसा ही एक स्टेटमेंट बनेगा कि व्हाट इज फुल रिजर्व बैंकिंग, इज इट कि लाइबिलिटीज आर इक्वल टू रिजर्व्स ऑफ द बैंक। फिर आप बोलोगे कि ये कैसे आ गया और ये कैसे हुआ। रन ऑन द बैंक, रन ऑन द बैंक का मतलब क्या है? रन ऑन द बैंक इज व्हेन ऑल द पीपल कम टुगेदर एंड दे आस्क फॉर देयर कैश, ऑल द डिपॉजिटर्स कम बैक वन डे एंड आस्क फॉर देयर कैश। और बैंक के पास उतना कैश होगा नहीं क्योंकि उसने रिजर्व कम रखा है। अगर वो फुल रिजर्व बैंकिंग में काम करता तो उसके पास सारे का सारा पैसा मौजूद होता, वो उठा के दे देता। बट वो फुल रिजर्व मनी में बैंकिंग में काम नहीं कर रहा है, तो उनके पास बस उतना पैसा होगा जितना रिजर्व में होगा, और उस टाइम पे क्या होगा, बैंक रन होगा। एंड दिस थिंग हैज टू बी काउंटर्ड। और यही चीज होती है किसमें, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में। ये सब हमने पढ़ लिया आराम से। नाउ कम्स की फ्रैक्शनल रिजर्व। द सपोर्टर्स ऑफ फ्रैक्शनल रिजर्व क्या बोलते हैं? दे से दैट
फुल रिजर्व बैंकिंग जो है इट अननेसेसरली रिस्ट्रिक्ट्स बैंक लैंडिंग कैपेसिटीज। बैंक के लैंडिंग को रेस्ट्रिक्ट कर लेता है, और बैंक लोन नहीं देगी तो इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा? वो तो हो ही नहीं पाएगा। However, in other words, जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के प्रोपोनेंट्स है, दे से दैट फ्रैक्शनल बैंकिंग रिजर्व जो है या फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग जो है, ये इकोनॉमी को फ्री कर देती है ना, कि आप रियल सेविंग्स नहीं भी करोगे तब भी चलेगा डिपॉजिटर्स टू फाइनेंस द ह्यूज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू फ्यूल द ग्रोथ। रादर ये क्या करते हैं, ये लोन्स जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, रियल सेविंग्स बढ़े ना बढ़े, ठीक है, ये लोन जनरेट कर सकते हैं। Then coming, the proponents of full reserve banking also argue that it is the only natural form of banking. ठीक है ना, it can prevent the various crises that affect today's fractional banking. These full reserve banking के जो proponents है ये बोलते हैं कि हाँ, अगर बैंक के पास 100 रुपए दिया है डिमांड डिपॉजिट, तो डिमांड डिपॉजिट का नेचर ही ऐसा है कि जब मैं मांगू 100 रुपए मुझे वापस दे दो। आप ऐसे मत करो जो आप फ्रैक्शनल रिजर्व में कर रहे हो, कि आपने बस 20 रुपए अपने पास रखा और 80 रुपए लोन पे दे दिए। तब जब मैं आपके पास आऊंगा तो आप कैसे करोगे? और अभी जो फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग में एनपीएस का क्राइसिस है वो क्यों है? ठीक है, या जितना भी अभी बैंक रन का इशू है, ठीक है, वो क्यों है इन दिस फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग? तो अगर आपको उसको नेचुरली प्रिवेंट करना है तो आपको फुल रिजर्व बैंकिंग पे आना पड़ेगा। दैट इज समथिंग विच दे आर आस्किंग फॉर द इकोनॉमिस्ट्स ऑफ फुल रिजर्व बैंकिंग। और उसके बाद, सिंस द बैंक्स विल बी अलाउड टू मेक लोन्स टू बोरोवर्स ओनली आउट ऑफ देयर टाइम डिपॉजिट्स, they will be legally forced to keep demand deposit in their vaults and meet deposit movements of cash। और बैंक रन इससे नहीं होगा, बैंक रन नहीं होगा तो दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग मनी, दिस विल स्टॉप बैंक्स क्रिएटिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर। तो जो उनके पास बहुत ही थिन एयर का मतलब है कि बैंक्स के पास एक माइनर अपॉर्चुनिटी होती है टू क्रिएट मनी और टू मेक मनी और टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द इंटरेस्ट, एंड वो इंटरेस्ट जो वो उस डिपॉजिटर के पैसे पे कमा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो चीज नहीं हो पाएगी, है ना। दिस विल इन्फ्लुएंस द इकोनॉमीज मनी सप्लाई एंड दिस विल बिकम सीवियरली रेस्ट्रिक्टेड। क्यों होगा ऐसा? मनी सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपको बस उतना ही पैसा देना है बाहर जो डिमांड डिपॉजिट ना हो, जो टाइम डिपॉजिट पे हो। और अगर आरबीआई को कोई भी चेंज लाना है मॉनेटरी पॉलिसी में, तो दैट विल बी क्विकर। ठीक है, वो चेंज डायरेक्ट आ जाएगा, एंड दिस विल प्रिवेंट आर्टिफिशियल इकोनॉमिक बूम एंड इकोनॉमिक बस्ट। तो जो आर्टिफिशियली इकोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बूम पे चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, वो खत्म हो जाएगा इसकी वजह से। किसकी वजह से? फ्रैक्शनल रिजर्व को हटा के फुल रिजर्व मनी करने से। वाईफाई बैन एंड अदर कॉज क्लॉजेज आर इम्प्रैक्टिकल सेज मणिपुर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। तो एक्चुअल में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और इंटरनेट बैन जो मणिपुर में लगा है, प्लस देयर आर वीपीएन सर्विसेज इन मणिपुर और विच आर इन न्यूज। तो अब थोड़ा बहुत देखते हैं दैट ग्लोबल इंटरनेट बैन। लास्ट टाइम भी हमने देखा था, बिकॉज ये टॉपिक बन सकता है आपके मेंस का। ठीक है, बाकी जो मणिपुर में अभी हो रहा है, ठीक है, अबाउट इंटरनेट बैन, उसका रिजल्ट तब आएगा जब हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा, या व्हेन देयर विल बी दिस। ट्राई का एक कंसल्टेशन पेपर आया था, दैट कंसल्टेशन पेपर वाज अबाउट कि कैन ट्राई रेगुलेट और बैन सच एप्स विच आर देयर, जिनको वो बैन कर सकती है, specific apps which are used for communication when it comes to internet, when it comes to banning the internet completely। तो अगर आप देखो तो according to a report which was given by Access Now and Keep It On Coalition, तो इंडिया में अभी तक 84 इंटरनेट शटडाउन्स हुए हैं 2022 में। ठीक है, एंड इंडिया वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट फॉर 5 years इन अ रो। तो अगर आप अभी ग्लोबल सिनारियो देखो तो ये रिपोर्ट उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्लोबल सिनारियो इंपॉर्टेंट है कि 187 शटडाउन्स हुए हैं अराउंड 35 कंट्रीज में इन 2022, है ना। तो दीज 35 कंट्रीज आर द रिपीट ऑफेंडर्स, दैट इज ये बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो
Ukraine comes at a distant second with 22 shutdowns. Ukraine 22, Iran 18 and Myanmar 4. ठीक है. Then people across Myanmar had been in the dark for 500 plus days by March 2022. क्यों म्यांमार में ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां पे कूप हुआ था लास्ट ईयर, अगर आपको पता हो तो. सो बाय द एंड ऑफ 2022 टिग्रे, इथियोपिया एटसेट्रा 2 साल का फुल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट चल रहा है. ठीक है. तो अगर आप देखो तो इथियोपिया में भी 2 years का फुल कम्युनिकेशन ब्लैकआउट. कब तक? 2022 एंड तक, है ना. तो ये चीजें हैं जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज में सच थिंग्स आर हैपनिंग. एंड इन इंडिया ऑल्सो. इंडिया में राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वेस्ट बंगाल और मणिपुर कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट शटडाउन्स बहुत बार हुआ. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस इंटरनेट शटडाउन? क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और स्कूल एग्जामिनेशंस और इलेक्शंस, जिसकी वजह से ये करना पड़ता है. इंटरनेट शटडाउन होता क्या है कि सारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन जो है वो बंद कर दिया जाए, उसके बाद कुछ भी अलाउ ना किया जाए. एंड हु गवर्न्स इंटरनेट कनेक्ट शटडाउन्स इन इंडिया? तो एक्चुअल में हमारे पास 2 रूल्स है. वन इज टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017 के. सेकेंड इज इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885. ठीक है. तो 2017 के जो रूल्स है, दे प्रोवाइड फॉर टेम्पररी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इन पर्टिकुलर रीजन बेस्ड ऑन पब्लिक इमरजेंसी. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट केस है विच इज अनुराधा बस इन केस 2020 का, in which Supreme Court held that an indefinite suspension of internet services would be illegal under Indian law. ठीक है. तो illegal suspension is illegal suspension. This is illegal, that is if you suspend the illegal suspension of indefinite period, है ना. अगर आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए सस्पेंड कर रहे हो देन इट्स इलीगल. एंड सुप्रीम कोर्ट recommended changes in 2017 rules, and it says that the committee which was set up, which was the standing committee on the communication and information technology, was not satisfied with the amendments which were recommended. And it also recommended changes, that is, it said that the rules that are in tune with changing technology should ensure minimum disturbance to public and issuing uniform guidelines. So that is how we can deal with these questions. और internet, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन की बात करो, तो दे कैन पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स, so that we should respect the human rights and open and accessible इंटरनेट. ठीक है. तो राइट टू इंटरनेट, ये फंडामेंटल राइट्स में किस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. ठीक है. और किस केस में ऐसा बोला गया था दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? अगर आपको आता है तो आप मुझे बताइए. ठीक है. इसके बाद एक और चीज है इसी न्यूज में जो डिस्कस की गई है, दैट इज VPN. व्हाट इज VPN? VPN इज सिंपली इफ इट्स योर डिवाइस, ठीक है, चाहे ये आपका फोन है या ये कोई दूसरी डिवाइस है, लैपटॉप है, आईपैड है, टैबलेट है, कोई भी डिवाइस हो जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो और आपको कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है. ठीक है. तो ये जो आपकी डिवाइस है ये पहले उस वेबसाइट के सर्वर से कनेक्ट करेगी, जिस सर्वर के ऊपर ये वेबसाइट होस्ट की गई हो. ठीक है. और ये सर्वर
इस वेबसाइट को कनेक्ट करेगा और यहाँ से डेटा आपके पास आएगा इस वेबसाइट का। बट एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप कोई वीपीएन यूज करते हो, है ना, तो वीपीएन जो है यहाँ पे एक एनक्रिप्टेड ट्रैफिक और आईपी एड्रेस बनाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो आपका आईपी एड्रेस इस वेबसाइट के सर्वर पे चला जाता है, ठीक है, जैसे 192.168.2.01 02.1, ठीक है। तो ऐसा कोई आईपी एड्रेस होता है जो आपका आईपी एड्रेस है। ये फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा देर रखना भी नहीं है, तो ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस होगा। तो ये आईपी एड्रेस इस सर्वर पे चला जाएगा कि कौन सी डिवाइस इसको एक्सेस कर रही है इस वेबसाइट को, इस डिवाइस की लोकेशन क्या है, कहाँ पे है ये डिवाइस, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे चली जाएंगी। अब इसके लाइक जब आप वीपीएन यूज़ करोगे तब क्या होगा, तब होगा ये कि आपकी जो डिवाइस है वो वीपीएन के साथ कनेक्ट करेगी। वीपीएन इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, ठीक है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एल्गोरिदम है जो आपका आईपी एड्रेस चेंज कर देता है, ठीक है। और ये आपका आईपी एड्रेस किसी दूसरे सर्वर के पास दूसरे सर्वर से जनरेट करता है, जो सर्वर किसी अदर कंट्री में लोकेटेड हो, ठीक है। और यहाँ से यह नया एक आईपी एड्रेस जनरेट करके इस सर्वर को देता है और फिर इस वेबसाइट को एक्सेस करके आपका डेटा या इस वेबसाइट का डेटा इस वीपीएन के थ्रू आपके पास आ जाता है। अब इससे होता ये है कि आईपी एड्रेस जो है ट्रैक नहीं हो पाता कि कौन सा इंसान इसको एक्सेस कर रहा है इस वेबसाइट को। अब ये वेबसाइट कोई भी हो सकती है, ये फेसबुक हो सकता है, ये सोशल मीडिया हो सकता है, ये इंटरनेट की कोई भी अदर सर्विस हो सकती है जहाँ पे लोग कम्युनिकेट कर रहे हो। और जब भी कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो या कोई रायट्स हो रहे हो, वायलेंस हो रहा हो, तब जो ये कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे द बेसिक थिंग इज कि आपको उस वायलेंस को कर्ब करने के लिए कम्युनिकेशन को स्टॉप करना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे वीपीएन कैन बी अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी, और इसीलिए वीपीएन सर्विसेज जो है यहाँ पे न्यूज़ में भी है, और इसीलिए वीपीएन सर्विसेज आर समथिंग विच आर डिबेटेड और बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में। Okay, then moving to the next news, which is the Biological Diversity Bill, which is passed amidst the contention or the hue and cry in the parliament. जब भी अभी पार्लियामेंट में there was this discussion or the demand from the opposition कि मणिपुर पे स्टेटमेंट आना चाहिए, मणिपुर वायलेंस पे स्टेटमेंट आना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। But on the sidelines of that, those slogans, तो लोकसभा passed this bill, which is the Biological Diversity Amendment Bill 2021। अब ये बिल क्या करेगी और इस बिल के क्या प्रोविजंस है, लेट्स गो थ्रू अ लिटिल बिट विद द प्रोविजंस। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल 2021, ठीक है। तो दिस इज एन अमेंडमेंट बिल जो 2021 में आया था, ठीक है। और इस अमेंडमेंट बिल को करना क्या है, दिस विल अमेंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। तो द थिंग इज कि 2021 के बाद जब ये बिल लेके आए थे, तो देयर वाज अ कमिटी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी विच वाज सेट अप इन 2021, जिसने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था। एंड दिस बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन December 2021, ठीक है। 16 दिसंबर 2021 को ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। द बिल अमेंड्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 एंड द प्रोविजंस फ्रॉम द एक्सेस टू एसोसिएटेड नॉलेज विद द लोकल कम्युनिटीज। तो अगर आपको इस बिल के थोड़े बहुत प्रोविजंस पता हो तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि ये बिल क्या काम करती है। बट फर्स्ट वी विल डील विथ पुराना वाला एक्ट, उसके बाद हम नए वाले चीज़ों पे आएंगे क्या क्या दिक्कतें हैं। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का जो था, वो दिस इज जस्ट फॉर कंजर्वेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड द बेनिफिट्स
आउट ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। और जो ये बेनिफिट्स होते हैं इनका क्या करना है, बेनिफिट शेयरिंग। अगर आपको एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ठीक है, ये एबीएस का जो मैकेनिज्म है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 प्रोवाइड करता है कि कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज हो किसी भी ट्राइब के पास, किसी भी कम्युनिटी के पास, और अगर आप उस ट्रेडिशनल नॉलेज का, ट्रेडिशनल प्लांट का, किसी भी चीज का, किसी मेडिसिन का यूज करते हो, तो उस चीज से जितने भी रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं उन रेवेन्यूज का शेयर उस कम्युनिटी को भी जाना चाहिए। नाउ दी फीचर्स ऑफ दिस एक्ट बीडीए 2002, इसका जो फीचर था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज फर्स्ट इट सेटअप नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। और ये नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी क्यों बनाई गई थी, कि इसके अप्रूवल के बगैर, ठीक है, विदाउट द अप्रूवल ऑफ दिस अथॉरिटी, दिस एक्ट प्रोहिबिट्स एनी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन from obtaining any biological resource occurring in India for its research or commercial utilization। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंसान कोई भी बायोलॉजिकल सोर्स या रिसोर्स नहीं यूज कर सकता है तब तक जब तक इस अथॉरिटी का परमिशन ना ले। तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या एनबीए, इसके नीचे आएगा स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और उसके नीचे आएगा बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज, ठीक है, या बीएमसीज। दीज विल बी एट लोकल लेवल, दिस विल बी एट स्टेट लेवल। अब ये जो थ्री टायर आर्किटेक्चर इस एक्ट ने बनाया था, दिस वाज जस्ट टू मेंशन दैट ऑल द ऑफेंसेस व्हिच आर देयर आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है, कि इतना अथॉरिटी का स्ट्रक्चर है। व्हाई, इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश दिस एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म। और कोई भी क्राइम या कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट से अगेंस्ट में हो, कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के अगेंस्ट में हो, तो उस ऑफेंस को नॉन अवेलेबल बनाया गया है, एंड इट्स ऑल्सो कॉग्निजेबल, ठीक है। तो नाउ व्हाट आर द अमेंडमेंट्स विच आर देयर इन 2021 बिल, ठीक है। तो बिल का नाम 2021 है, बट पास अभी हुआ है, ठीक है, लोकसभा में। फर्स्ट इज, इट विल बूस्ट द इंडियन मेडिकल सिस्टम। कैसे बूस्ट करेगा इंडियन मेडिकल सिस्टम को, तो सबसे पहली चीज है रिसर्च, एप्लीकेशन प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स, इसको ये फास्ट करेगा, रिसर्च को फास्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। कैसे, इट विल एम्पावर लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करेगा टू बी एबल टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, ठीक है। प्लस इट विल एनकरेज फार्मर्स टू इंक्रीज कल्टिवेशन of medicinal plants. Plus, the objective of this bill is also that all the objectives of increasing research and all this all will be upheld without compromising the objectives of. So this bill is in sync with United Nations Convention on Biological Diversity, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरा है, दिस बिल ऑफ 2021 डीक्रिमिनलाइज, जैसे हमने अभी बोला था ना, दैट द एक्ट्स और द ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल एंड दे आर कॉग्निजेबल, बट दिस बिल ऑफ 2021, यही एक प्रोविजन है इस बिल का जो कंटेंशन में है, जिसपे अपोजिशन खड़ा हो रहा है, जिसपे लोग अपोज कर रहे हैं, जिसपे सिविल सोसाइटी अपोज कर रही है, दैट इज इट डीक्रिमिनलाइजेस सर्टेन प्रोविजंस। और क्या चीजों को डीक्रिमिनलाइज करता है, these changes which were brought in consonance with India's ratification of Nagoya Protocol। और Nagoya Protocol क्या बोलता है, that access to generic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization, that is 2012 का ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, कि जितने भी
प्लांट्स है, जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स है, या जितना भी जेनरिक रिसोर्सेज है अवेलेबल, है ना, जो ये एक्ट पहले प्रोवाइड करता था कि जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज या जितना भी मेडिसिनल प्लांट्स या कोई भी ऐसा प्लांट हो, कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्स हो जो इंडिया में हो, उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन ना हो, दैट विल बी अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर आपने एनबीए का परमिशन नहीं लिया। बट नाउ हेयर दी डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस लाइक दिस, है ना, इन प्रोविजंस को डिक्रिमिनलाइज करना क्यों करना था? बिकॉज ऑफ नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल का रेटिफिकेशन। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल का रेटिफिकेशन, प्लस दिस विल ऑल्सो इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? दिस इन्वेस्टमेंट विल नेसेसरली हैव अ मेड थ्रू इंडियन कंपनीज इन्वॉल्व इन बायोडाइवर्सिटी रिसर्च, और वो लोग आएंगे रिसर्च में पैसा लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्राइवेट सेक्टर इज जस्ट इन्वेस्टिंग ओनली अराउंड 14 to 15% of the total, which is total research and development, which is happening in defense and all। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर इंडिया का बहुत ही पीछे है, तो इसलिए भी ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा हमारे लिए, दैट द फॉरेन इन्वेस्टर्स विल कम एंड इन्वेस्ट इन दिस। फोर्थ थिंग इज इट एग्जेम्प्ट्स आयुष प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, कैसे एग्जेम्प्ट करता है? तो द बिल एग्जेम्प्ट्स रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर्स एंड द पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, अमंग अदर्स, एंड हाउ इट एग्जेम्प्ट्स देम, कि इनको स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो होगा उसका प्रायर परमिशन नहीं हो लेना होगा, जब इनको कोई बायोलॉजिकल रिसोर्स या बायोलॉजिकल रिसोर्स को किसी पर्पस के लिए यूज करना होगा, तब इनको परमिशन नहीं लेना होगा। ठीक है, तो एक्सेसिबिलिटी जो है उसको ये इंक्रीज करेगा। तो ये 4-5 प्रोविजंस हैं जहां पे आ, ये बिल चेंजेस लेके आ रहा है 2002 के एक्ट में। अब प्रॉब्लम्स क्या है इन प्रोविजंस की वजह से, है ना? तो क्यों कंटेंशन हो रहा है या क्यों अपोजिशन हो रहा है? बिकॉज फर्स्ट इज दैट there are concerns were raised that this bill prioritizes intellectual property and commercial trade at the expense of act's key aims, that is conserving biology। ठीक है, सबसे पहले ये ट्रेड, जैसे ये डीक्रिमिनलाइजेशन कर रहे हैं ना कुछ एक्ट्स का, ट्रेड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर, इसको प्रायोरिटाइज कर रहा है ओवर दी कंजर्वेशन। ठीक है, दूसरा है बायोपायरेसी। वाई बायोपायरेसी? क्योंकि परमिशन ही नहीं लेना पड़ रहा है। ठीक है, या एग्जेम्पशन ऑफ आयुष प्रैक्टिशनर्स, तो वो बायोपायरेसी भी कर सकते हैं। उनको अगर कोई रिजल्ट मिल गया तो वो बाहर दे देंगे, बेच देंगे, कुछ करेंगे, तो दे विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग दी जेनेटिक्स और द बायोलॉजिकल मटेरियल विच इज देयर इन इंडिया। थर्ड इज द मार्जिनलाइजिंग बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज। ठीक है, तो जो बीएमसीज हैं एट द लोकल लेवल, दे आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। क्यों? बिकॉज दिस अमेंडमेंट अलाउज स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स टू रिप्रेजेंट बीएमसीज टू डिटरमाइन टर्म्स ऑफ बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, तो बीएमसीज के बदले स्टेट बोर्ड विल डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ बेनिफिट शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बीडीए जो एक्ट था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, that was in the favor of local communities, because while taking decisions relating to the use of biological resources, it's the local body which should have a greater say। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर रही है, जिसपे इश्यूज आ रहे हैं। हाउएवर द थिंग इज, इस चीज को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं बाय इंश्योरिंग दी प्रॉपर कंसेंसस, कंसल्टेशन एंड कॉन्करेंस
of local communities, commercial या प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, with transparency, with transparency and accountability. डन। तो आगे चलते हैं। ये वाला हो गया हमारा, दिस इज अबाउट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। एंड द नेक्स्ट न्यूज, दिस पेज पे न्यूज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। एंड फर्स्ट इज अबाउट मनरेगा। देयर इज डिलीशन ऑफ 5 करोड़ नेम्स आउट ऑफ द मनरेगा लिस्ट। और अगर आप देखो तो टोटल देयर आर अराउंड 15+ करोड़, 15.4 करोड़ ऑफ टोटल, 15.4 करोड़ of total job cards were there by 2022-2023 एंड। ठीक है, दीज वर द एक्टिव वर्कर्स। और 5 करोड़ नेम्स को डिलीट क्यों किया गया है? बिकॉज एज पर द मिनिस्ट्री द प्रॉब्लम इज ऑफ फेक जॉब कार्ड्स, फेक जॉब कार्ड्स। ठीक है, और फेक जॉब कार्ड्स की वजह से ही ये करना पड़ रहा है। और फेक जॉब कार्ड्स और मनरेगा कैसे हेल्प करता है हमें? ठीक है, फेक जॉब कार्ड्स पे तो हम बाद में आएंगे, बट एक चीज है जो मैं चाहता हूं आप सबको याद रहे, है ना, MGNREGS और MGNREGA, दैट इज हाउ दिस इज लिंक्ड टू SDGs। तो सबसे पहला SDG नंबर 1 इज अबाउट नो पॉवर्टी, जिसपे ये काम करता है। सेकंड इज जीरो हंगर, जिनको ऑब्टेन करने में ये हमारी हेल्प कर सकता है। थर्ड इज गुड वेल्थ एंड वेल बीइंग, एंड फोर्थ इज quality education, fifth is gender equality, eighth is decent work and economic growth, ninth is industry, innovation and infrastructure, and 10 is reduced inequalities. That is how Manrega is helping us in achieving the goals under SDGs. ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और ये डी रजिस्ट्रेशन जरूरी था। एंड अकॉर्डिंग टू हिंदू, ठीक है, डिलीशन इज बिकॉज ऑफ द एम्फेसिस ऑन आधार एंड लिंकिंग ऑफ आधार एंड जॉब कार्ड्स। और आधार एंड जॉब कार्ड्स का लिंक करेंगे तो उसी की वजह से, उससे क्या होगा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आएगा। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि जितने भी लोग जॉब कार्ड्स होल्ड कर रहे हैं, जिनके अकाउंट में अब डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है पैसा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा, तो उसका ये होगा दैट इंक्लूजन या एक्सक्लूजन एरर्स जो होंगे कि फेक जॉब कार्ड बना दिया। फेक जॉब कार्ड बनाने से होता क्या है एक्चुअल में? या तो उसके पास आधार नहीं होगा, या तो वो बंदा नहीं होगा, या तो उसका बस नाम यूज कर लिया, फेक नाम लिख लिया। बट आधार जब होगा, आधार का मतलब क्या है? उस बंदे का आपके पास आइरिस स्कैन है, उस बंदे का आपके पास फिंगरप्रिंट है, और उस बंदे की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है ना। तो वो चीज जरूरी है कि ABS आ जाए और आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम आ जाए, और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी लीकेज है इन दी ट्रांसफर ऑफ फंड्स, वो खत्म हो जाएगा। Then there is a bill which is about to come to the parliament, which is known as J&K Reorganization Amendment Bill 2023. However, this bill has some provisions about reservation of Kashmiri Pandits and Pakistan occupied Kashmiri migrants. तो ये बिल जो ही पार्लियामेंट में आएगा, देन वी विल डिस्कस इट अगेन। उस टाइम पे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी इट्स जस्ट अ न्यूज। हाँ, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज अबाउट द ट्राइबल आर्ट। ठीक है, बिकॉज द इंडियाज first president from the tribal community, Draupadi Murmu, she has completed 1 year in her office, and on the completion of 1 year, within 10 days of time, there was this thing built, जिसको बोलते हैं क्या?
जनजातीय दर्पण, दिस इज अ न्यू आर्ट गैलरी फॉर व्हाट, फॉर ट्राइबल आर्ट टू बी डिस्प्लेड इन राष्ट्रपति भवन। और इसमें, इस न्यूज में दो चार आर्ट्स है, जैसे ये हलमा आर्ट है, ढोकरा आर्ट है, गुंजाला गोंडी आर्ट है, वर्ली आर्ट है। ये जितने भी आर्ट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है और इनको याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, व्हाट इज दिस, हलमा। व्हाट इज हलमा? हलमा इज एक्चुअली अ वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर या रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट या वाटर कंजर्वेशन या वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, वाटर मैनेजमेंट या वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। तो दिस इज वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट सिस्टम ऑफ ट्राइबल आर्ट और ऑफ द ट्राइबल लैंड्स। और कौन से ट्राइब्स ये करते हैं? दिस इज बाय भिल ट्राइब और भील ट्राइब, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीज बिल्स, है ना, ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is 37.7% of total population of 37 bill constitute of 37.7% of total population, total tribal population, ठीक है। तो bills are also known as brave bowmen of India, ठीक है। they have rich culture and the halma is a collective action to solve the problems, है ना। what is halma? It's actually a collective action to solve problems। अब इसमें ये करते क्या है? ये रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं। और रिसोर्स मैनेजमेंट में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट ऑल द विलेज कम्युनिटी इज कॉल्ड फॉर हेल्प। पर्टिकुलरली दिस इज नॉट restricted to water resources, this is restricted to this is open to everything, whether it's water scarcity, whether it's water harvesting, whether it's crop failure, कोई भी ऐसा चीज हो जो भी प्रेसिंग इशू हो इस कम्युनिटी के सामने, उस चीज पे ये सब लोग इकट्ठे होके अ परफेक्ट सोल्यूशन इज ड्रॉन आउट ऑफ दिस, और वहां पे ये एक सोल्यूशन निकालते हैं थ्रू दिस हलमा, और थ्रू दिस लाइक वी कैन से दैट स्टेक होल्डर कंसेंसस डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा इज ढोकरा आर्ट, ढोकरा आर्ट, दिस इज एक्चुअली द मेटल क्राफ्ट, और दिस इज मेटल craft, and particularly this is found in West Bengal, West Bengal में एक, and this is currently the center of Dokra, a popular metal art, ठीक है। and इसको जीआई टैग मिला हुआ है 2018 में, दी डोकरा क्राफ्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। और ये बनाते क्या है? दे मेक एंशंट बेल मेटल क्राफ्ट एंड दे आर एक्चुअली फाउंड इन छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड तेलंगाना, ठीक है। तो डोकरा इज एक्चुअली मेंट एज डोकरा दामर ट्राइब्स, ठीक है, हु आर द ट्रेडिशनल मेटल स्मिथ्स ऑफ वेस्ट बंगाल। और अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा लॉस्ट वैक्स टेक्निक, तो दैट इज द टेक्निक विच इज बीइंग यूज्ड इन दिस धोकरा आर्ट। और ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक, और ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है, व्हाट एक्चुअली दे डू इन दिस इज कि फर्स्ट वो एक पुतला बनाते हैं, किसका? वैक्स का, मोम का पुतला बनाते हैं, ठीक है। और वो मोम का पुतला उसके ऊपर, ठीक है, अगर वो पुतला ऐसा है ना, तो उसके ऊपर सैंड रखा जाता है ताकि वो पूरा जो है सैंड उसका शेप ले ले। और उसके बाद मेल्टेड मेटल इज बीइंग, आपने ये सब चीजें ना रील्स पे भी देखी होंगी बहुत सारी, ठीक है। एक मेल्टेड मेटल इस पे डाला जाता है टिल द टाइम दैट ब्रोंज
दैट मैटर टेक्स द शेप ऑफ दैट। ठीक है, और अगर आपको एग्जाम्पल ही देखना है तो आप डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो देख सकते हो, विच इज फ्रॉम दी हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, डोकरा आर्ट इज स्टिल यूज टू क्राफ्ट ऑल ऑफ दिस आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, देन द अनदर थिंग विच वाज इन दिस न्यूज इज गुंजला गोंडी स्क्रिप्ट। ठीक है, दिस गुंजला गोंडी स्क्रिप्ट इज टू राइट द गोंडी लैंग्वेज और द्रविडियन लैंग्वेज स्पोकन बाय द गोंड पीपल। ठीक है, दिस इज अ स्क्रिप्ट which is by Gond language or Dravidian language of Gond people of Telangana, Maharashtra, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. ठीक है, why approximately a dozen manuscripts were recovered from Gunjala. Gunjala is a village, a Gond village in Adilabad district of Telangana, and this is why the art or the script writing came back into news. Then came the Worli painting. Worli printing is from Maharashtra and it's a 10th century AD old painting art. इसमें सबसे important चीज होती है geometric shapes like circles, triangle and square जो इसमें यूज होता है। तो अगर आपको ऐसे कभी दिख जाए, ठीक है, ऐसे कुछ आर्ट सिंबल्स वो बनाते हैं। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली होता ऐसा है कि दे डू मेक दिस फॉर्म ऑफ आर्ट। ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे दी the characters of this art, they are just holding hands and in a circular shape. So this is dominated by these circles and geometric shapes, and sun and moon are represented in circles, and mountains are represented in these triangles, and people and animals are also represented in two inverted triangles. ठीक है, तो चाहे वो एनिमल्स हो या चाहे वो पीपल हो, that too is represented in two inverted triangles only. So Worli painting, Worli tribe of Maharashtra, and that's it. Okay. Then came the another news, which was from the Jill Biden, the US's first lady, raised the flag and re-entry of USA into the UNESCO. तो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएसए की री एंट्री हो गई है, दैट यूएस इज बैक इन दी यूनेस्को, यूनेस्को एंड यूएसए इज री एंट्री, है ना। तो इट वाज बैक इन 2011 व्हेन यूएसए सस्पेंडेड फंडिंग टू यूनेस्को। ठीक है, एंड इवेंचुअली लूज देयर वोटिंग राइट्स। और 2017 में अगर आपको याद हो तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दे ऑल टुगेदर अनाउंस दिस डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम यूएसए 2017 में। बट 2023 में देयर वर प्लान्स अंडर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, टू रीजॉइन। ठीक है, और इनने रीजॉइन कर लिया। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रीजॉइनिंग? there will be an increase of 22% of funds, overall funds to the UNESCO, and global leadership counterbalancing the China, है ना। these are such provisions जहां पे यूनेस्को को हेल्प मिल सकता है। ठीक है, अगेन व्हाट इज यूनेस्को? ये 3-4 पॉइंट्स याद रख लेना और ये 3-4 पॉइंट्स लिख के रख लेना। यूनेस्को it was established in 1945. Its headquarters are in Paris, France, and this is actually a specialized agency of United Nations, है ना। This is the parent organization of UNESCO was United Nations Economic and Social Council, that is UNESC, and
particularly the objective of this organization is to build peace through internal cooperation. UNESCO currently has 193 members plus 11 associates. ठीक है, तो 193 में एक ऐड हो जाएगा अब यूनाइटेड स्टेट्स बैक। ठीक है, तो वंस इट रीजॉइंस तो 194 हो गया, अभी कल 194 हो गया। तो देयर आर 3 यूनेस्को स्टेट मेंबर्स, ठीक है, एंड नॉट यूएन मेंबर्स। ठीक है, वाइल 3 यूएन मेंबर्स आर देयर विच आर नॉट यूनेस्को मेंबर्स। ठीक है, तो कौन कौन सा ऐसा बंदा है जो यूनेस्को मेंबर बट नॉट यूएन मेंबर। ठीक है, तो फर्स्ट इज कुक आइलैंड, न्यू आइलैंड एंड पैलेस्टीन, एंड देर आर यूएन मेंबर्स। ठीक है, but not UNESCO members. Who are these? So first was Israel, which is not yet, Liechtenstein, and USA, and it's no more, and USA is now a member of UNESCO. ठीक है, so UNESCO is governed by the General Council and the Executive Board. ठीक है, बाकी जितने भी provisions होंगे इसको लेके that will be dealt later. ठीक है, तो let's move forward. And okay, fake GST registrations are there, and CBIC has detected fake GST registrations, and there are apprehensions that these are used for tax evasion or indirect taxes के लिए we have Central Board of Indirect Taxes and Customs. This is CBIC is under Department of Revenue, Ministry of Finance, and Government of India. This was earlier known as CBEC. इसको पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स बोला जाता था। अभी ये क्या क्या करता है काम? दिस लेवीज एंड कलेक्ट्स एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, तो CGST एंड IGST, चारों चीजें कौन देखता है? यही देखता है। प्लस this also deals with the administration of these taxes, plus it prevents smuggling, it also prevents narcotics, ठीक है, एंड टू द एक्सटेंट विच जितना भी प्रोहिबिशन है, मतलब जितना अलाउड है उतना अलाउड है, जितना प्रोहिबिटेड है उसको प्रोहिबिट करती है और उसको पकड़ लेती है। ठीक है, सो दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एंड for its subordinate organizations like CBI, CBE, GST commissionerates, custom houses, central revenue control laboratories. ठीक है, तो this is a statutory body under, इसके लिए एक्ट कौन सा है? The act is Central Board of Revenue Act. ठीक है, Central Board of Revenue Act of 1963. ठीक है, and CBIC, it was formed in 64 and was split in CBDT and CBEC. CBEC was later in 2018, 2018 में इसका नेम चेंज करके CBIC रख दिया। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज न्यूज। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, और इसके बाद कोई डिस्कशन नहीं है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज 9031036712, this is our helpline number at Perfection IAS Delhi, करोल बाग। ठीक है, करंटली यूपीएससी 2023 और यूपीएससी 2024 दोनों के लिए कोर्सेज और उन कोर्सेज में एडमिशंस, मेंटोरशिप, फाउंडेशन कोर्स, फंडामेंटल कोर्स एंड पर्टिकुलरली ईयर लॉन्ग इंटीग्रेटेड समर्पण टेस्ट सीरीज, बीपीएससी के लिए ईयर लॉन्ग इंटीग्रेटेड सिद्धि टेस्ट सीरीज, और पर्टिकुलरली नव प्रयास टेस्ट सीरीज फॉर अपकमिंग बीपीएससी विच इज देयर इन सितंबर
30 सितंबर को जिसका एग्जाम है प्रीलिम्स का। तो कोई भी चीज हो, कोई भी हेल्प हो, यू कैन कॉल अस। एंड स्पेसिफिकली अगर आपको करंट अफेयर्स में दिक्कत आ रहा है तो यू कैन कॉल दिस नंबर। प्लस अगर आपको बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का जरूरत हो तो दैट टू इज अवेलेबल, आप आके ले जा सकते हैं। आई थैंक यू ऑल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट from all the team at Perfection IAS. Have a good day. Best of luck.